दोस्तों आज मैं बात करूंगा किस तरीके से आप अपने फंड को कितने फंड के हिसाब से आप लोगों को कितना लॉट साइज सेलेक्ट करना चाहिए, कितने लॉट्स के अंदर आपको काम करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लॉट साइज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से काम करें। स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ करेंसी पेयर्स के ऊपर, कौन कौन से करेंसी पेयर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। जब लॉट्स की बात आती है तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि आपके पास फंड कितना है ना, यही डिसाइड करता है कि आपकी जेब में कितने गांधी जी आने चाहिए और कितना आपको लॉट साइज का सिलेक्शन करना चाहिए। आइए समझते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। सबसे पहली बात आती है जब हम काम कर रहे हैं फोरेक्स के अंदर, तो आपको ये बात समझनी है कि फोरेक्स में हम लोगों को बहुत ही अच्छा ना लीवरेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गंदी वाली मूवमेंट काउंट नहीं होती। मूवमेंट होती भी तो इतनी होती है कि आप उसको मैनेज कर पाओ। तो ये चीज़ ब्रोकर भी जानता है और एक्सचेंज भी जानता है। इसी कारण जो हमारे मेन पेयर्स हैं, लाइक मेन पेयर्स की मैं बात करूँ, पहला पेयर जैसे हम यूज़ करते हैं यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे। देन उसके बाद में सेकंड पेयर जो हमारा होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है, जीबीपी आईएनआर। थर्ड पेयर की मैं बात करूं तो यूरो आईएनआर। देन फोर्थ पेयर की बात की जाए तो जेपीवाई आईएनआर। बाकी जो अदर पेयर्स हैं वो केवल इंडिया में कुछ ही ब्रोकर जो है ना वो अलाउ करते हैं। उनमें से एक ब्रोकर का नाम है एलाइज ब्लू। ठीक, एलाइज ब्लू नेम है उसका। आप नीचे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट भी कर सकते हो। और इन पेयर के अंदर जो बाकी पेयर्स हैं जैसे कि यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी, इन पेयर के अंदर भी आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आती है। तीन पेयर जो है ना ये वाले, बाकी ये केवल यहाँ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात है कि लॉट साइज कैसे डिसाइड करें, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए और किस रूल के हिसाब से हम लोगों को अपने आप को सिलेक्ट करना चाहिए कि हम उस रूल के अंदर फिट आता है नहीं आता है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास में 2,000 रुपये हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ, उससे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि 2000 पर लॉट में काम किया जाता है, बट 2000 पर लॉट का मतलब ये नहीं होता कि केवल 2000 से एक लॉट में ही काम किया जाना चाहिए। काफ़ी लोग कहेंगे हम तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करना चाहते हैं। भाई एक्सपीरियंस गेन करना एक अलग बात होती है, बट एक लॉट में अगर आप काम करोगे तो वहां पे आपको अपना जो कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में ही दिखाई देगा। नेक्स्ट टाइम आपके पास में जैसे ही आप ट्रेड डालोगे, 2000 का फंड होगा ना अगर, तो सीधा यहाँ पे 40-50 रुपीज़ कट जाएंगे। आप कहोगे भाई मेरा तो पैसा खराब हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कितना लॉट होना चाहिए, कितना हमारा प्रॉफिट होने की कह सकते हो यहाँ पे हमारा एक लाइक प्रॉफिट आना ही आना चाहिए, ताकि हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिले अपने फाइनल अकाउंट के अंदर। एंड हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूएसडी आईएनआर के बारे में। देखो यूएसडी आईएनआर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे बोल सकते हो, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स काउंट होती है, तो वो मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए इतनी गंदी वाली नहीं दिखती। यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो होती है दिन की 10 पैसे से लेकर लाइक 20 पैसे, और कोई एक्सट्रीम न्यूज़ आ जाती है तो बात करो तो वहाँ पे 30 पैसे मैक्सिमम जो अभी तक मैंने देखा है। और कभी कभी लाइक कह सकते हो बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज़ आ गई कि पता नहीं डॉलर के अंदर क्या हो गया, उस कंडीशन में 30 पैसे से 40 पैसे तक की मूवमेंट वहां पे देखने के लिए मिलती है। इससे ज़्यादा मूवमेंट डॉलर के अंदर और आईएनआर के पेयर के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो पहली चीज़ क्लियर करो कि मूवमेंट होती कितनी है, लाइक मूव करता कितना है वो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की आती है। चलो जी, जीबीपी की मैं बात करूँ तो जीबीपी के अंदर कितनी मूवमेंट आ सकती है। देखो जीबीपी में मूवमेंट आने का कारण ये भी है कि इसका जो प्राइस है ना वो बड़ा है। कॉमन सी बात आती है। डॉलर की बात करें, यूएसडी एनआर की बात करें तो इसका प्राइस जो है वो है 83। तो 83 के हिसाब से 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे मूवमेंट हो गई, अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें तो ये जाता है 103 100, तो उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर बात करें तो वहां पर मूवमेंट भी हमें बड़ी देखने के लिए मिलती है। जीबीपी में एक नॉर्मल मूवमेंट जो पर डे के अंदर आती है ना, उसकी अगर मैं बात करूं, अगर महीने की बात करूं तो महीने की मूवमेंट 50 पैसे 70 पैसे या फिर 1 पॉइंट तक भी जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने जो लॉट्स होते हैं ना उनको मैनेज करना होता है। अब यहाँ पे बात आती है इंट्राडे की, पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट जो होती है ना दिन की, वो 20 पैसे से लेकर 40 पैसे नॉर्मल मूवमेंट हो जाती है। और अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई मान लीजिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, देन उस कंडीशन में यहाँ पे जो मूवमेंट है वो 90 पैसे से लेकर लाइक 1 पॉइंट तक भी जा सकती है। 1 पॉइंट का मतलब 1 रुपी मान लीजिए, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ। इसी तरीके से मैं यूरो की बात करूँ तो यूरो के अंदर भी क्या चीज़ें होती है, यूरो के अंदर भी जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो 20 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की मूवमेंट काउंट हो जाती है, ठीक है। जेपीवाई की बात करें तो इसका मन करे तो भाई देखो, मन करने के ऊपर बात है। अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बहुत मूवमेंट होती है, बट नॉर्मल जो मूवमेंट होती है वही 20 पैसे से लेकर 30 पैसे की मूवमेंट जेपीवाई के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। रही इन पेयर्स की बातें, तो इनकी बातें की जाए तो ये स्टेबल पेयर काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये जो तीनों पेयर है ना ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले पेयर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं।
तो इनकी मूवमेंट की बात करें तो इनकी मूवमेंट नॉर्मली ही होती है। आप इसको इंटरनेशनल पेयर या ट्रेडिंग व्यू पे जाकर चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मूवमेंट जो है स्टेबल काउंट होती है। अब बात करें तो हम लोगों ने इंट्राडे की बातें कर ली। अब यहाँ पे कितने कितने लॉट में काम करना चाहिए उसको जरा कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है। ये कैलकुलेशन हर इंसान के माइंड में ना पहले से प्री डिफाइन होनी चाहिए कि जैसे ही मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो इतने क्वांटिटी में मैं काम कर सकता हूँ। पहले हम बात करेंगे डॉलर की, लाइक यूएसडी एनआर की बात करेंगे। देखो यूएसडी एनआर की बात की जाए तो स्टेबल होने के कारण, मतलब काफ़ी स्टेबल है, ब्रोकर भी जानता है कि ये स्टेबल है और एक्सचेंज भी जानता है स्टेबल है, ज़्यादा गंदी मूवमेंट नहीं होती। तो इस कारण हम लोगों को यहाँ पे 41 टाइम्स का ना लीवरेज मिला। मान लीजिए 41 टाइम्स का लीवरेज की मतलब, अगर लीवरेज का मतलब मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की होती है मेरे भाई, तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, लीवरेज कितना कहा जाएगा, जीरो लीवरेज। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है और आपको वहाँ पे केवल 20 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, मतलब आपको 5 टाइम्स का लीवरेज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। और कॉमन सी बात आ जाती है, आप देखते होंगे बड़े जो लोग होते हैं ना, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री डालते हैं और वहाँ पे लोन लेते हैं। तो लोन लेने का मेन मकसद यही होता है कि वो लीवरेज करना चाहते हैं अपने काम को, अपने काम की जो कह सकते हो जो प्रोडक्शन है उसको और ग्रो करने के लिए वो लोन का सहारा लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पे लीवरेज की मदद ले रहे हैं। और लीवरेज हमें क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे काम होता है। और ये बात ब्रोकर भी जानता है और ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि डॉलर और आईएनआर की बात करें, यूएसडी आईएनआर, ये वही पैसा है जो आपके हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है ना, जिसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। तो ये चीज़ें पता होने के बाद में अब बात आती है लॉट साइज। अगर मैं बात करूँ तो पर लॉट, कोई कहने लगा मैं तो एक ही लॉट में काम करना चाहता हूं, तो एक लॉट का मतलब क्या हुआ, एक लॉट का मतलब काउंट हो जाता है कि आपके $1000 की बात की जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे यूरो की बात की जाएगी, यहाँ पे जीबीपी पाउंड्स की बात की जाएगी, यहाँ पे जेपीवाई की बात की जाएगी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन ऐसी निकलने वाली है। अब एक लॉट जब हम बात कर रहे हैं तो एक लॉट की वैल्यू इतनी निकली, बट अभी देखें यूएसडीएनआर की वैल्यू मान लीजिए चल रही है मेरी 83, तो उस कंडीशन में मेरे भाई वो चीज़ पता है कितने की हुई, वो 83,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है, आपको यहाँ पे 41 टाइम्स का अप्रोक्स लीवरेज मिलेगा। तो मान के चलो वो प्रोडक्ट आपको 2000 में मिल रहा है, तो 2000 में वो चीज़ मिल रही है। तो ये 2000 क्या हुआ, ये हमारा मार्जिन हुआ कि मिनिमम मार्जिन हमें चाहिए होगा, इतना पैसा हमें चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था तो हमने 20 रुपये पे किए कि भाई 20 रुपये हमारे पास है, तो ये हमारे पास में जो मार्जिन है ना, वो मार्जिन की बात की जा रही है। और कितने टाइम महंगी चीज़ हमने इतने से पैसे में कमा ली, वो बात आती है कि लीवरेज कितना। तो यहाँ पे बात की जाए 2000 रुपये आपको मिल रहे हैं एक लॉट के लिए, आपको देने पड़ रहे हैं, वहाँ पे 83,000 की वो चीज़ है, तो कॉमन सी बात आ जाती है। यहाँ पे लीवरेज भी अच्छा है। अब क्वांटिटी की बात देखें तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे काम करते हो, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ पहले ऊपर से, प्रॉपरली समझना, जो भी नया इंसान है ना, बेसिकली उसको लॉट साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, मैंने भी बहुत गड़बड़ की है कि भाई कितने लॉट लेने चाहिए कितने नहीं लेने चाहिए। अगर आपके पास में मान लीजिए आप 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हो, तो 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली 2 लॉट के अंदर आप काम करोगे तो आपका टोटल 4,000 का फंड यूज़ हो गया। ठीक। और 2 लॉट में काम भी करोगे तो आप क्या करोगे, 6 महीने आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर अगर आप काम करोगे तो कोई दिक्कत काउंट होती नहीं है। आपको हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई करना क्या है। बट यहाँ पर भी 10,000 20,000 की अगर बात की जाए तो ये वो अमाउंट है जिससे आप कदम रख सकते हो। यहाँ पे आप पैसा कमाने की सोच भी नहीं सकते हो। मैं देखता हूँ कि लोग 10,000 20,000 15,000 का फंड होता है उन बेचारों का, और वो कहते हैं कि सर क्या हम निकाल सकते हैं दिन के 500 रुपये। मेरे भाई, दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप 10,000 के ऊपर 500 रुपये, मतलब 5% पर डे अर्निंग करने की बातें कर रहे हो। यहाँ पे फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपने इकोनॉमिक्स ढंग से नहीं पढ़ी। अब बात आती है अगर हम 40-50,000 की बात करें, अगर हम 50,000 से काम कर रहे हैं तो 50,000 में हम लोग कितने लॉट में काम कर सकते हैं। रूल के अनुसार बात की जाए तो 50,000 के अंदर हमारा 20,000 लाइक 20% से रूल देखा जाए तो यहाँ पे आपको 10,000 के अंदर हम फंड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास 50,000 है तो 10,000 को ही हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमें 5 लॉट में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। हम लोग आराम से 5 लॉट में काम कर सकते हैं। अगर हमें एवरेजिंग की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर हम S1 S2 S3 के ऊपर जाकर एवरेज कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन उस कंडीशन में हम लोग काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास में एक एक्स्ट्रा फंड अमाउंट पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 बचाए और 40,000 के अंदर आपने क्या किया, आपने टोटल 20 लॉट में ट्रेड डाल दी। तो ये बहुत ही गलत मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाली है जो कि आपके फंड को गायब भी कर सकती है। ठीक। तो ये तो बात हुई 50,000 वाले की। अब बात करें अगर किसी का फंड बड़ा है तो वो कितने लॉट में काम कर सकता है, जहाँ पे उसको कह सकते हो कि भाई आपको सेफ्टी के साथ काम होगा, आपको पैनिक के डरने की कोई बात नहीं आएगी। क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे करेंसी में काम कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे भी डर लगा तो मेरे हिसाब से फिर काम करने को कोई फायदा यहाँ पे नहीं आता। अगर हमारे पास में 1 लाख का फंड है तो हम 20% फंड को यूज़ करने वाले हैं, तो हमारे पास में कितना फंड बचा, 20,000 रुपीज़ का फंड बचा जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग 10 लॉट में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी का 2 लाख का फंड है
तो हम 20 लॉट में काम कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी का 3 लाख का फंड है तो वो इजीली 30 लॉट में काम करेगा, तो उसको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर ही काउंट होती है। अब देखो, कोई बिल्कुल ही खतरनाक वाली बेवकूफ़ी करे तो बात दूसरी है, बट अगर आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत यहाँ पे निकल के नहीं आती है, अपने लॉट साइज को मैनेज करते हुए चल रहे हो तो। इसी तरीके से किसी का 5 लाख का फंड है तो ईजिली वो 50 लॉट में अगर काम करेगा तो उसको वहाँ पे कोई पैनिक कंडीशन बनने वाली कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं। ऐसे ही किसी का 10 लाख का फंड है तो मेरे भाई वो 100 लॉट में काम करो, सिंपल सी बात है। किसी का कह सकते हो 1 CR का फंड है तो भाई वो 1000 लॉट में भी काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे निकल के नहीं आती। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग टारगेट को अगर बड़ा करेंगे तो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। टारगेट बड़ा कब किया जाता है, कॉमन सी बात आती है, जब हमें दिखता है कि हमारी जो मूवमेंट है ना, दिन की मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। उस कंडीशन में हमारे स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे, जो हमें लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, और उस कंडीशन में हमारे टारगेट भी बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर डॉलर के अंदर, यूएसडी आईएनआर के अंदर जो हमारा टारगेट सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए वो नॉर्मल मान सकते हो, लाइक आधा पैसा 0.00500, अगर हम इतना निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी काम चल सकता है। प्लस नॉर्मल 10 पैसा, सॉरी यहाँ पे लाइक 10 पैसे की बात की जाए, 10 पैसा यहाँ पे हम करेंगे तो आराम से, अगर हम 10 लॉट में काम कर रहे हैं, 10 पैसा तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट, जिसमें से हमारे कह सकते हो 40 रुपीज ब्रोकरेज एंड 20 रुपीज चार्जेस, जिसमें से 60 रुपीज टोटल हमारे कटेंगे और 940 रुपीज हमारी जेब में आके गिरने वाले हैं। ये चीज होती है। 20 लॉट की बात करें, अगर हम वही टारगेट रखें, क्वांटिटी चेंज हो गई तो यहाँ पे 2000 रुपीज का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से 60 रुपीज आपके कट जाएंगे। सेम 30 लॉट पे इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पे आपको 3000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, 60 रुपीज कट जाएंगे। आप कहोगे क्या 60 रहने वाले हैं? हाँ जी, 60 70 इतने ही रहते हैं। अगर मैं 50 लॉट में काम करूंगा तो 5000 का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, 100 में करूंगा तो 10,000 का लेके निकलूंगा। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे सारा गेम। हाँ, 1000 लॉट में काम करूंगा तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट लेके निकलूंगा, सेम 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर। अब कोई कहेगा मैं 1 CR लेकर आऊंगा, कितना फंड यूज़ हुआ? 20%, 80%, लाइक 80 लाख रुपीज़ आप यूज़ नहीं करा रहे हो। मेरे भाई, आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छे समझनी चाहिए। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर 10 लॉट में काम कर रहे हो और एक लॉट 83,000 रुपीज़ का है, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, इतनी इकोनॉमिक्स आपको पता हो तो आपको पता लगेगा कि 8.3 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट को आपने केवल 20,000 रुपीज़ में आप उसके मालिक बन गए हो, है ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे कि 1000 लॉट कितने के आते हैं, तो भाई आप 8 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट लेके बैठे हो, केवल और केवल कितने में? 20 लाख रुपीज़ में। तो आपके पास कम से कम उससे लाइक 2 गुना 3 गुना पैसा होना चाहिए, ताकि कहीं पे एवरेजिंग की जरूरत पड़े, कहाँ पे काउंटर ट्रेड लेने की जरूरत पड़े तो आप उसको मैनेज कर पाओ। यहाँ पर केवल और केवल आपको लिवरेजिंग मिल रही है, जो कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिवरेजिंग करेंसी मार्केट में मिलती है, और सेफ्टी के कारण डॉलर के अंदर ज्यादा मिलती है। आप अगर यहाँ पे जाते रहोगे, अब जीबीपी की बात करें तो यहाँ पर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ना चेंज हो जाते हैं, बात ध्यान रखना। आप अगर यहाँ पे जीबीपी में काम करोगे तो यहाँ पे रूल्स चेंज क्यों होंगे? रूल्स इसलिए चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट है ना, वो चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देखोगे मूवमेंट्स ही चेंज हो गई है तो रूल्स भी चेंज होंगे ही होंगे। इसी तरीके से यूरो की बात करें तो यहाँ पे भी अलग ही रूल होंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ जीबीपी की बात की जाए तो जीबीपी की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को अगर 1 लाख का फंड है तो हम केवल और केवल 7 लॉट के अंदर काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें कि हमारे 21,000 का फंड यूज होने वाला है। अगर यूरो की बात करें, यूरो के अंदर भी अप्रोक्स इतना ही फंड यूज होता है। जेपीवाई की बात करें तो यहाँ पे 56 इसकी वैल्यू है अभी, तो यहाँ पे थोड़ा कम फंड यूज होता है। तो यहाँ पर आप अगर काम करते हो तो जेपीवाई के अंदर इजीली आप 8 से 10 लॉट के अंदर काम कर सकते हो। तो ये तरीका होगा आपका, जो आपको बताएगा कि कितने फंड को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जब भी आप ट्रेड करोगे, ट्रेड करने पर मान लीजिए आपने कोई एंट्री क्रिएट की, ठीक, आपने कोई एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद में अगर प्राइस वहां से ब्रेक होता है, ब्रेक होकर मान लीजिए S1 तक आया, तो S1 के ऊपर हमारा रूल होना चाहिए कि हम यहाँ पे इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करें। नॉर्मली देखो, एवरेजिंग का रूल ऐसा होता है कि अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 50 लॉट में काम किया है तो यहाँ पर जाने पर मैं क्या करूंगा, 10 लॉट या 20 लॉट ऐड कर दूंगा। S2 के पास जाता है तो मैं यहाँ पे 20 लॉट फिर से ऐड कर दूंगा। S3 तक जाएगा तो मैं यहाँ पे 20 और ऐड कर दूंगा। लोग गलती पता है क्या करते हैं, लोग जैसे ही S1 के ऊपर आता है, 50 लॉट बाय की हुई है, ले पकड़ 50 लॉट भाई। उसके बाद में S2 तक जाता है तो भाई ले पकड़ एक और बार 50 लॉट भाई, है ना। ये चीज़ें चलती है और यही चीज़ें आपको नुकसान में ले जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी ह्यूज हो जाती है कि आपको मनी मैनेजमेंट रूल जो थे वो फॉलो करना भूल ही जाते हो। इस कारण वहाँ पे आपको बड़ी पैनिक कंडीशन के अंदर, जब पैनिक कंडीशन होगी, लॉसेस दिख रहे हैं, तो
तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे उसको नेगेटिव ट्रेड को नेगेटिव उसमें ही बंद कर दोगे। कॉमन सी बात आ जाती है, यही चीज़ें मेनली होती है अगर ट्रेडर के साथ देखा जाए। प्लस अगर आप मनी मैनेजमेंट रूल फॉलो कर रहे हो कि भाई मैं बहुत ही धीमे तरीके से एवरेजिंग करूंगा एंड मेनली फोकस करूंगा स्टेबल इनकम के ऊपर, ऐसा नहीं कि रातों रात मुझे करोड़पति बनने की प्लानिंग करनी है, क्योंकि जो इंसान रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग कर रहा है ना मेरे भाई, वो रातों रात करोड़पति बनने की कगार पे खड़ा हो जाता है। अब सोचो मैं सीधा 1000 लॉट में एंटर करना चालू कर दूं तो क्या होगा, पागल थोड़ा ही ना हो। कॉमन सी बात आती है, लॉजिकल बातें करनी जरूरी हो जाती है। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट नोट को हमें चूज करना चाहिए, देखिए यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन की गई थी। मैंने बताया था आपको यूएसडी एनआर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पता है क्या, हम 1 साल आगे तक, 1 ईयर आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली ऐसे बोल सकते हो जैसे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो ना, वहाँ पे केवल 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल होते हैं। आप स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करते हो तो वहाँ पे भी 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। बट करेंसी में इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि ये करेंसी सेगमेंट जो है ना, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये नॉर्मली ये क्या होते हैं, ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी या जो भी कमोडिटी मार्केट सब के सब। बट करेंसी मार्केट की बात करें स्पेशली तो ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट का आउट होता है। और हैजिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होता है, दूर की कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी अवेलेबल होते हैं काम करने के लिए। आप अगर नॉर्मल कोई अच्छा ब्रोकर चूज करोगे तो उस कंडीशन में आपको 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप कहोगे यार 12 महीने आगे के अंदर काम कौन कर रहा होगा, काम वो कर रहे होंगे जो यहाँ पे कह सकते हो जो बिजनेस करते हैं। कॉमन सी बात है, जो अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं फॉर 1 ईयर, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपको लोग खड़े दिखाई देंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए आज बात करें, आज 12वां महीना है 2023 का, ठीक। अब कोई कहने लगा मुझे 2024 वाले के अंदर काम करना है, तो कॉमन सी बात है वहाँ पे वॉल्यूम कम होंगी, डेफिनेटली वहाँ पे वॉल्यूम कम होने वाली है। क्यों, क्योंकि आपको एक इतना लंबा टाइम फ्रेम दिया जा रहा है जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो एक्सपायर कब होगा, 2024 के अंदर। तो कॉमन सी बात है, अगर आपको थोड़ी सी सहूलियत चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे प्राइस प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है कितना, कि मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है कि भाई मैं 101 पे बाय करना चाहता हूँ, ठीक, तो ये सामने वाला कहता है मैं 103 पे सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोनों में से किसी ना किसी को कह सकते हो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, या तो मुझे या फिर कह सकते हो जो सेल करने वाला है उसको। तो एक डील निकल के आती है कि भाई एक काम करते हैं 102 के प्राइस पे एंटर कर लेते हैं। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर 101 पे कोई इंसान बाय करने के लिए खड़ा है और 103 के ऊपर यहाँ पे कोई इंसान सेल करने के लिए खड़ा है, तो यहाँ पर इतनी दूर दूर पे नहीं खड़े होते हैं लोग आपस में बाय करने के लिए। यहाँ पे क्या है 101.10 और यहाँ पे क्या है 101.20। तो डिफरेंस जो है यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। और रही बात, काफ़ी लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं एक्चुअल में जब ये प्राइस आगे की तरफ ग्रो करता है, टाइम आगे की तरफ ग्रो करता है, तो जो वॉल्यूम्स है ना वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आ जाती है। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो बीच में आपने गैप फिलिंग कह सकते हो गैप हुआ था, वही गैप केवल बचता है। उस गैप के अलावा आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम की बातें नहीं आती कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट वहाँ से एग्जिट नहीं कर पा रहे हो या आप फंस गए हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यूएसडीएनआर के अंदर हम 12 महीने के अंदर एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट नॉर्मल सेफ प्ले करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम करोगे तो कोई भी इशू वहाँ पे निकल के नहीं आता। इसी तरीके से आप नोटिस करोगे कि यूएसडीएनआर के अंदर जो ऑप्शन सेलिंग होती है या ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, वो भी 6 महीने 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट नोट आगे के अंदर भी आपको वहाँ पे इतनी वॉल्यूम मिल जाती है। आपको चेक करना पड़ता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई अचानक से वॉल्यूम आती है। मेरे भाई वो जो बंदा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है ना, जो कह रहा है मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, क्या नीचे की पी को या ऊपर की सी को, तो वो कोई आम आदमी नहीं है। वो हैज करने के लिए अपनी पोजीशन लाया है और वो कहता है मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट पे बंदे चाहिए। अब बंदे वैसे तो मिलेंगे नहीं उसको, वहाँ पे कौन मिलेगा, वहाँ पे वही कोई व्यापारी होगा जो व्यापार में काम कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे हैज पोजीशन बनाई जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर लोग आते हैं। काफ़ी लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए भी दिसंबर है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मान लीजिए हुआ क्या, आपने देखा अप्रैल मंथ का, आपने एनएससी के ऊपर वेबसाइट पे जाके कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक किया कि वहाँ पे कितनी वॉल्यूम है, कहाँ पर लोग कितने स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे अचानक से क्या हुआ, अप्रैल का मंथ का प्राइस मान लो 84 है, तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको 83 के ऊपर 1000 क्वांटिटी बाय करने के लिए पी को एक ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों बाय करना चाहता है, कोई हेज करने के लिए। तो आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को चेक करोगे, आप देखोगे भाई मुझे यहाँ पे अच्छी खासी प्रीमियम मिल रही है, 1 पॉइंट का डिस्टेंस है और यहाँ पे मुझे 0.3000 की प्रीमियम पे लाइक मैं यहाँ पे इसको सेल कर सकता हूँ। तो कोई समझदार आदमी होगा तो यहाँ पे इसको सेल करेगा, डेफिनेटली सेल करेगा, बिकॉज उसको पता है कि यूएसडीआर का ट्रेंड तो अभी है। और ये जो बंदा है ना, ये भी इस बात को जानता है कि ट्रेंड तो अभी है, बट उसने केवल अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए किया। और आपकी क्वांटिटी मान लीजिए कितनी है, आपने क्वांटिटी मान लीजिए 50 क्वांटिटी की, तो आपको बिना कुछ करे 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे
₹15,000 अगर मिल जाते हैं तो आई डोंट थिंक किसी को बुरे लगने चाहिए, है ना? कुछ करना तो नहीं है ना, टाइम वैल्यू के साथ में आपको चीज़ें मिल रही हैं और जिसके साथ में समय जुड़ जाता है, कॉमन सी बात है यार, उसके साथ में तो उसे कोई रोक भी नहीं पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे काउंट होती है। आपको भी ध्यान रखना है कि आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आप एनएसी के डाटा को चेक करते रहें ताकि आपको पता लगे कहाँ पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के लिए कोई सेलर या कोई बायर तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि उसको तो वो पोजीशन हेज करनी है और वो भी इस बात को जानता है कि ये जीरो होने वाली है। तो जब वो भी कंफर्म है, आप भी कंफर्म हो एंड आपके पास अमाउंट पैसा भी पड़ा है और आपको केवल वो ट्रेड दिख भी रही है, मतलब लोगों को तो दिखती ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ लोग 10-10 साल ट्रेडिंग कर रहे हैं भाइयों, 10-10 साल निफ्टी बैंक निफ्टी वाले, और अभी जब वो मेरे साथ में काम कर रहे हैं ना, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कभी यूएसडी एनआर के अंदर काम ही नहीं किया। कमाल की बात देख रहे हो, उन्होंने कभी उसको टच भी नहीं किया। और आज की बात करें तो अभी वो उसके अलावा किसी और को करने की बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो इसकी फीचर्स है ना, जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है, ये तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें भी भाई, हमें तो गांधी जी आने चाहिए। मेन चीज वो है सेफ्टी के साथ। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में करके देख लिया ना, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब बात करें, आप कहने लगे भाई जीबीपी के अंदर काम करना है मुझको, तो जीबीपी एनआर, तो वहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होते हैं वो भी अप्रोक्स 6 मंथ तक के ही वर्किंग होते हैं। उसके बाद में बात करें ऑप्शंस की, तो वहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम मत करना। रीज़न उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होती। दूसरी चीज़ आ जाती है यूरो की बात करें, यूरो आईएनआर की बात करें, इसके अंदर भी कंडीशन यही है, 5 से 6 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में आप काम कर सकते हो। देन उसके अंदर भी ऑप्शंस में काम करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। जेपीवाई की बात करें तो जेपीवाई के अंदर, लाइक मैं तो बोलूँगा आपको कि आप जेपीवाई के अंदर भाई फ्यूचर में भी काम ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो यूँ, अगले दिन यूँ, अगले दिन यूँ ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये होने का कारण क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो न्यूज़ हैं, जो भी न्यूज़ चल रही हैं, उनके कारण इस पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। बट यूएसडी आईएनआर के अंदर इतना गंदा फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होता है? रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है और इंटरनेशनल पेयर में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम या फिर कह सकते हो मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता कि एक न्यूज़ के कारण किसी देश की करेंसी के मूवमेंट के ऊपर लाइक काम किया जा सके, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। तो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, कितने लॉट लेने हैं, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना परसेंट हमें फंड यूज़ करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बट मेन चीज़ें हम लोग कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो आई थिंक 2-4 दिन पहले बताई हुई थी कि मैंने खुद अपनी मनी मैनेजमेंट पे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और मैं खुद भी इन चीज़ों को कभी कभी गड़बड़ कर देता हूँ। तो अपने आप को सुधारते रहना सबसे ज़रूरी बात है। जो गलतियाँ की हैं उनको एनालाइज करना और अगली बार उन गलतियों से सीख लेना कि बेटा अगली बार ये नहीं करना, क्योंकि बिना मतलब का चढ़ावा चढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को बचाते हुए चलना है। सो ये हुई सारी बातें। बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। प्लस काफ़ी लोग जो है ना, वो करेंसी मार्केट को सीखना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरी वेबसाइट है एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, ठीक, .in, ठीक। आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ट्रेड के लाइक ट्रेडिंग रिलेटेड प्लस बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो का क्वेश्चन है 2+9 कितने होते हैं मेरे भाई? आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज करके बताना है। अगेन जो सीरियस लोग होंगे वही प्लीज़ मैसेज करें, बिकॉज आई डोंट थिंक मेरा फ़ोन का डाटा विदाउट सीरियस लोगों के भरा जाए, ठीक है। सो मैसेज करके बताएं, मुझे पता लगेगा कि इस इंसान ने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।